नमस्ते। आज हम लोग एक गहराई में उतरने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत पर। स्पेसिफिकली उसका पहला फेज, जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं, यानी 1885 से 1905 तक का टाइम। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके बारे में कुछ काफ़ी डिटेल्ड हिस्टोरिकल एक्सर्प्स हैं, कुछ नोट्स हैं। तो आज का मिशन यही है कि इन सोर्सेज से जो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स हैं उन्हें निकालें, उन्हें समझें। सही कहा, एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कैसे शुरू हुई ये सब? इसकी ज़मीन कैसे तैयार हुई? देखिए, लेट 1870s और अर्ली 1880s तक ना एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। मतलब काफ़ी सारे रीजनल ग्रुप्स तो थे, पर एक यूनिफाइड वॉइस नहीं थी। हाँ, अलग अलग जगह पे छोटे मोटे संगठन थे। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, राइट। उनका रोल काफी डिस्कस्ड है। बिल्कुल, उन्होंने उस टाइम के जो लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे, उनको मोबिलाइज किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। अच्छा, तो ह्यूम का इनिशिएटिव था ये, और फिर हुआ पहला सेशन। वो काफी आइकॉनिक माना जाता है। जी हाँ, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में। जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये नाम तो याद रहना चाहिए। बिल्कुल, और प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी, पहले प्रेसिडेंट। W.C. बनर्जी। और डेलीगेट्स कितने थे? कुछ 70-75 के आसपास। करेक्ट, 72 डेलीगेट्स थे पहले सेशन में, अलग अलग जगहों से आए थे। लेकिन एक बात और, इससे पहले भी तो कुछ कोशिशें हुई थी। वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र आता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1883 और 1885 में, मतलब कांग्रेस के आने से ठीक पहले, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशंस हुए थे। राइट। और उसके पीछे सुरेंद्रनाथ बनर्जिया और आनंदा मोहन बोस का नाम आता है। जी। वो इसके मेन आर्किटेक्ट्स थे। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कल्मिनेशन थी पहले से चल रही कोशिशों का, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गई। गॉट इट। तो कांग्रेस शुरू हो गई। फिर उसका पैटर्न क्या था? क्या मिलते थे ये लोग? कांग्रेस हर साल मिलती थी, यूजुअली दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, और हर बार देश के किसी अलग हिस्से में सेशन होता था। कभी बॉम्बे, कभी कैलकाटा, कभी मद्रास, कभी इलाहाबाद। ये स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट रही होगी, अलग अलग जगह जाना। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे एक ऑल इंडिया कैरेक्टर मिलता था मूवमेंट को। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक शहर या प्रोविंस की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। सही। और शुरुआती लीडर्स में कौन कौन थे? बड़े नाम ऑब्वियसली हुमे और बनर्जी के अलावा। और काफी बड़े नाम थे। दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे पहले आता है। वो 3 बार प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार? जी। फिर बदरुद्दीन तैयबजी थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, S.N. बैनर्जिया, P. आनंदाचार्लू, गोपाल कृष्णा गोखले, ये सब अर्ली स्टॉलवर्ड्स थे। और M.G. रानडे, तिलक जैसे लोग भी थे, राइट? ऑल्दो तिलक बाद में एक्सट्रीमिस्ट लीडर बने। हाँ, वो भी शुरू से जुड़े हुए थे। रानडे भी। तिलक का रोल बाद में इवॉल्व हुआ डेफिनेटली, लेकिन ये सब लोग शुरुआती दौर में एक्टिव थे। एक और इंटरेस्टिंग बात का जिक्र है सोर्सेज में, कादाम्बिनी गांगुली का। वो कौन थी? हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। कादाम्बिनी गांगुली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन ग्रेजुएट्स में से एक थी। उन्होंने 1890 के कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। 1890 में? ये तो काफी प्रोग्रेसिव बात थी उस टाइम के हिसाब से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल शुरू से ही कमिटमेंट रखता था विमेन को उनका ड्यू स्टेटस देने का। भले ही वो कमिटमेंट कितना प्रैक्टिकल था उस पर डिबेट हो सकती है, पर इंटेंशन था। राइट, सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट था। ओके, अब आते हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे की थ्योरीज। वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या एग्जैक्टली? हाँ, ये काफी चर्चित थ्योरी है। बेसिकली इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स ये मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस इसलिए बनाई ताकि इंडियंस के अंदर जो डिस्कंटेंट, जो गुस्सा ब्रिटिश रूल के खिलाफ बढ़ रहा था, जो कि 1857 के बाद से ही उबल रहा था धीरे धीरे। एग्जैक्टली, उस गुस्से को एक सेफ आउटलेट मिल सके, एक कंट्रोल्ड चैनल जहां से वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाए और कोई बड़ा वायलेंट अपराइजिंग ना हो। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व होता है ना। हाँ, ताकि कुकर फट ना जाए। बिल्कुल। तो थ्योरी ये है कि कांग्रेस वो सेफ्टी वाल्व थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए, और इसके लिए ह्यूम ने उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, उनको भी कन्विंस किया कि वो कांग्रेस के फॉर्मेशन में कोई रुकावट ना डालें, उसे होने दें। अच्छा, तो डफरिन भी इन्वॉल्व थे इसमें इनडायरेक्टली? इस थ्योरी के हिसाब से हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स थी कह सकते हैं। और लाला लाजपत राय जैसे जो बाद के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वो इस थ्योरी में स्ट्रांगली बिलीव करते थे।
उन्हें लगता था कि ये ब्रिटिश साजिश है। हाँ, और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आरपी दत्त, उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती एक कंस्पिरेसी थ्योरी दी थी कि कांग्रेस फंडामेंटली एक कंस्पिरेसी थी ब्रिटिश बूर्जवाजी और इंडियन बूर्जवाजी के बीच, ताकि एक पॉपुलर मास अपराइजिंग को रोका जा सके। इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या आज के हिस्टोरियंस इसे मानते हैं? मॉडर्न हिस्टोरियंस का क्या टेक है? देखिए, आजकल के जो ज्यादातर मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो इस सेफ्टी वैल्व थ्योरी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, या कम से कम उसे पूरी कहानी नहीं मानते। तो उनका क्या कहना है? उनका पर्सपेक्टिव ये है कि कांग्रेस का बनना वो उस समय के जो पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस थे, उनकी अपनी ऑर्गेनिक जरूरत थी। उनकी एक नेचुरल अर्ज थी कि एक नेशनल बॉडी बनाई जाए जिसके थ्रू वो अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स को वॉइस कर सके। मतलब ये इंडियंस की अपनी पहल थी प्राइमरली। हाँ, लेकिन वो ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि अगर इंडियंस ने ये बॉडी पूरी तरह से अपने आप बनाई होती बिना किसी ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट के, तो शायद ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसे शुरू होने से पहले ही कुचल देते, उसे सप्रेस कर देते। एग्जैक्टली। उसका सप्रेशन का खतरा बहुत रियल था। इसीलिए बिपिन चंद्रा जैसे जो प्रोमिनेंट मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना है कि अर्ली इंडियन लीडर्स ने ह्यूम को एक तरह से लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। लाइटनिंग कंडक्टर, ये एनालॉजी समझाएं थोड़ा। जैसे लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग को लाइटनिंग के डायरेक्ट स्ट्राइक से बचाता है, उसे अट्रैक्ट करके सेफली ग्राउंड कर देता है, वैसे ही ह्यूम एक ब्रिटिश एक्स ऑफिशियल होने के नाते उन्होंने ऑफिशियल सस्पिशन को डाइवर्ट किया। उन्होंने एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड की। अच्छा, तो इंडियंस ने ह्यूम को यूज किया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीधी नजर ना पड़े, या कम से कम शुरुआत में उनका गुस्सा डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन पर ना उतरे। जी, उन्हें एक कैटलिस्ट बने जिन्होंने नेशनलिस्ट फोर्सेस को इकट्ठा होने में मदद की, भले ही वो ये काम सेफ्टी वाल्व के नाम पर या उसके कवर में कर रहे थे। तो ये एक ज्यादा नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है। सेफ्टी वाल्व था शायद ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से, लेकिन इंडियंस के लिए ये लाइटनिंग कंडक्टर भी था। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही थी। ओके, तो अगर ये इंडियंस की अपनी अर्ज थी, तो उनके शुरुआती एम्स क्या थे? कांग्रेस ने अपने लिए क्या गोल सेट किए शुरू में? उनके एम्स काफी ब्रॉड थे और काफी एम्बिशियस भी थे उस समय के हिसाब से। पहला तो था एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू करना, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। ठीक है। दूसरा, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना, उन्हें समझाना कि देश के मुद्दे क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। ये तो बहुत जरूरी था। तीसरी बात, एक तरह से मूवमेंट के लिए हेडक्वार्टर्स बनाना, एक सेंट्रल बॉडी जहां से एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो सकें। ओके, मेक सेंस। और देश के अलग अलग हिस्सों में जो नेशनलिस्ट वर्कर्स थे, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना, उनको एक साथ लाना, नेटवर्किंग करवाना, आइसोलेशन खत्म करना। यूनिटी पर फोकस। बिल्कुल। फिर एक कोहेरेंट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप करना और उसे प्रोपगेट करना, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करना। राइट। और प्रैक्टिकल मामलों में पॉपुलर डिमांड्स को फॉर्मुलेट करना और उन्हें गवर्नमेंट के सामने रखना, ताकि लोग कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर यूनाइट हो सकें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। ठीक है। और इन सबसे ऊपर शायद सबसे इंपॉर्टेंट एम, हाँ, जो आपने पहले भी इशारा किया था, लोगों में नेशनल यूनिटी की फीलिंग को केयरफुली फॉस्टर करना, उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो सब एक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, या वो किस प्रोविंस से आते हैं। इंडियन होने की पहचान को मजबूत करना। एग्जैक्टली। इंडियन नेशनहुड को केयरफुली नर्चर करना, ये उनका सबसे बड़ा ओवरआर्चिंग गोल था। ये एक नेशन इन द मेकिंग का प्रोसेस था और कांग्रेस उसमें सेंट्रल रोल प्ले करना चाहती थी। समझ गया। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था। अब इसके बाद शुरू होता है वो दौर जिसे हम एरा ऑफ मॉडरेट्स कहते हैं, 1885 से 1905। ये मॉडरेट्स कौन थे और उनका अप्रोच इतना मॉडरेट क्यों था? हाँ, तो इस दौर में जो लीडर्स कांग्रेस पर डोमिनेंट थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, W.C. बनर्जिया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया, गोखले, ये लोग लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते थे। लिबरलिज्म से क्या मतलब है यहाँ? ब्रिटिश लिबरलिज्म। हाँ, उस समय के ब्रिटिश लिबरलिज्म से प्रभावित थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश लोग फंडामेंटली न्यायप्रिय हैं, जस्टिस लविंग हैं, और ब्रिटिश रूल
इंडिया के लिए अल्टीमेटली फायदेमंद हो सकता है अगर उसमें सुधार किए जाएं। अच्छा, तो उन्हें ब्रिटिश इंटेंशंस पर भरोसा था बेसिकली। एक हद तक, हाँ। उन्हें लगता था कि प्रॉब्लम इंटेंशंस में नहीं, बल्कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इंडिया की असलियत पता न होने में है। अगर उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो जरूर न्याय करेंगे। तो इसलिए उनका अप्रोच बहुत कॉशियस था। जी, उनका अप्रोच था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या वायलेंस के सख्त खिलाफ थे। तो फिर उनका मेथड क्या था? वो फेमस फ्रेज है प्रेयर एंड पिटिशन। हाँ, वो ही था। उनका 2 स्टेज अप्रोच था। पहला स्टेज पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, देश में अवेयरनेस लाना थ्रू स्पीचेस, राइटिंग्स, मीटिंग्स। लोगों को एजुकेट करना। बिल्कुल। और दूसरा स्टेज, जब पब्लिक ओपिनियन बन जाए तो फिर गवर्नमेंट को पिटिशंस, रेजोल्यूशंस, मेमोरेंडम्स के थ्रू अप्रोच करना, उनसे अपील करना, रिक्वेस्ट करना कि वो रिफॉर्म्स लाएं। बेसिकली परसुएजन। मनाना। जी। और अगर ये फेल होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना, जैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, प्रोटेस्ट करना, लेकिन सब कुछ लॉ के अंदर रहकर। ओके। और उन्होंने ब्रिटेन में भी कुछ काम किया इसके लिए। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन और पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। इसलिए 1889 में लंदन में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। अच्छा, लंदन में कमेटी। जी, और इस कमेटी ने इंडिया नाम का एक जर्नल भी शुरू किया ताकि ब्रिटिश लोगों तक इंडिया की बात पहुंचाई जा सके। दादा भाई नारोजी ने तो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा और अपनी इनकम का बड़ा पार्ट विदेश में, खासकर ब्रिटेन में, इंडिया के केस के लिए कैंपेन करने में लगाया। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने थे। राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे वो। तो उनका फोकस ब्रिटेन पर भी था। बहुत ज्यादा। मॉडरेट्स का ये भी मानना था कि उस वक्त इंडिया के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे ब्रिटेन के साथ, वो इंडिया के हित में थे। उन्हें लगता था कि अभी डायरेक्ट चैलेंज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने का टाइम नहीं आया है। मतलब वो ब्रिटिश रूल को खत्म नहीं करना चाहते थे शुरू में। वो कॉलोनियल रूल को ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, उसमें सुधार लाकर उसे ऑलमोस्ट नेशनल रूल जैसा बनाना चाहते थे। धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए। ये उनका विजन था। समझ गया। तो ये था उनका मॉडरेट अप्रोच। अब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या माना जाता है? शायद वो इकोनॉमिक क्रिटिक। बिल्कुल सही। अगर एक चीज है जिसके लिए अर्ली नेशनलिस्ट्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, तो वो है ब्रिटिश रूल का जबरदस्त इकोनॉमिक क्रिटिक। इसमें कौन लोग आगे थे? इसमें खासकर दादा भाई नारोजी, आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त और दिनशा वाचा। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से, डेटा के साथ, ब्रिटिश रूल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को एनालाइज किया। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिकली इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसी एनालिसिस से निकली वो फेमस ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी यानी इंडिया की वेल्थ का ड्रेन हो रहा था ब्रिटेन की तरफ। एग्जैक्टली। उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे अलग अलग तरीकों से होम चार्जेस, सैलरीज, पेंशन्स, ट्रेड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स के जरिए इंडिया का पैसा और रिसोर्सेज ब्रिटेन जा रहे हैं। और इसका असर क्या हो रहा था इंडिया पर? उन्होंने आर्ग्यू किया कि इसी ड्रेन की वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रही है। उन्होंने ब्रिटिश क्लेम्स को चैलेंज किया कि वो इंडिया को सिविलाइज या डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप था। बहुत बड़ा। और उन्होंने इस बात को इतने कन्विंसिंग तरीके से रखा कि इससे एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बन गया कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया की गरीबी और पिछड़ेपन का मेजर कॉज है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो सिर्फ क्रिटिक किया या कुछ मांगे भी रखी? मांगे भी रखी। उन्होंने डिमांड किया कि लैंड रेवेन्यू कम किया जाए, जो किसानों पर बहुत भारी था। सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की मांग की। जो प्लांटेशन लेबर थे, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करने की बात की। और मिलिट्री स्पेंडिंग, हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और उसे कम किया जाए। वो पैसा वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए। और इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन और स्टेट एड मिलनी चाहिए ताकि वो ब्रिटिश गुड्स से कॉम्पीट कर सके। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर उनका काम काफी सॉलिड था। एक्सट्रीमली सॉलिड। इसने आगे के नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। ओके, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव मांगे?
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्या सीन था उस टाइम? देखिए 1920 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास कोई रियल पावर नहीं थी। वो मोस्टली एडवाइजरी बॉडीज थीं और शुरू में तो उनमें इंडियन मेंबर्स बहुत ही कम होते थे और जो होते भी थे वो मोस्टली नॉमिनेटेड होते थे, अक्सर वेल्दी या ब्रिटिश के लॉयलिस्ट लोग। तो उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं था पॉलिसी पर? ना के बराबर। इसलिए 1885 से 1892 तक नेशनलिस्ट्स की लगातार डिमांड थी कि इन काउंसिल्स का एक्सपेंशन हो, यानी ज्यादा इंडियन मेंबर्स लिए जाएं, और इनका रिफॉर्म हो, यानी इनको ज्यादा पावर्स दी जाएं, खासकर फाइनेंशियल मैटर्स में, बजट पर कंट्रोल। उनका अल्टीमेट गोल क्या था इसमें? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट ही था, लेकिन वो जानते थे कि ये धीरे धीरे ही होगा, तो इमीडिएट डिमांड्स थी एक्सपेंशन और रिफॉर्म। इस पर ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था? कुछ रिफॉर्म्स हुए? हाँ, 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। इसने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल्स में, बर्ड और रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि ये इनडायरेक्ट था। यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज जैसे बॉडीज कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकती थीं, जिन्हें फिर वाइसरॉय या गवर्नर अपॉइंट करते थे। एक तरह से लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके। और पावर्स में कुछ इजाफा हुआ? थोड़ा सा। मेंबर्स को अब बजट डिस्कस करने का अधिकार मिला, हालांकि उस पर वोट करने का या अमेंडमेंट प्रपोज करने का अधिकार नहीं था। बजट डिस्कस कर सकते थे पर बदल नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। और वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। मतलब अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फॉलो अप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो काफी लिमिटेशंस थी इस एक्ट में भी? बहुत लिमिटेशंस थीं। ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी काउंसिल्स में बनी रही। बजट पर रियल कंट्रोल नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये नाकाफी है, इनएडिक्वेट है। तो उनकी डिमांड्स और बढ़ गई? हाँ, अब उन्होंने क्लियरली मांग शुरू कर दी इलेक्टेड इंडियन मेजॉरिटी इन काउंसिल्स और बजट पर रियल कंट्रोल, यानी पावर टू वोट एंड अमेंड। और वो फेमस स्लोगन भी इसी दौर में आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड स्लोगन उन्होंने अडॉप्ट किया कि अगर हम टैक्स देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए और बजट पर कंट्रोल भी। धीरे धीरे डिमांड्स और एस्केलेट हुई होंगी। हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ। जी, इनिशियली वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रिफॉर्म्स चाहते थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी के शुरू होते होते डिमांड्स बढ़ने लगीं। दादाबाई नायरोजी ने 1904 में, गोखले ने 1905 में और फिर तिलक ने 1906 में क्लियरली कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज की तरह सेल्फ गवर्नमेंट की मांग रखनी शुरू कर दी। तो वो गोल इवॉल्व हो रहा था, लेकिन इन वीक काउंसिल्स का भी कुछ फायदा उठाया नेशनलिस्ट्स ने। ओह यस, भले इनके पास पावर कम थी, नेशनलिस्ट ने इन काउंसिल्स को एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया। वो यहाँ पर पॉपुलर ग्रीवेंसेस को वॉइस करते थे, लोगों की तकलीफों को सामने रखते थे। अच्छा। और वो ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को एक्सपोज करते थे, उनकी कमियां उजागर करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, उन पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते थे। इससे उनका अपना पॉलिटिकल स्टैचर भी बढ़ा, लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे। तो काउंसिल्स एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए। हाँ, और इससे एंटी एम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स भी लोगों में जागे। जब लोग देखते थे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती थी। लेकिन एक कमी जरूर थी। क्या कमी? जैसा पहले भी बात हुई, वो मासेस को, आम जनता को और खासकर विमेन को इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करने में या सबके लिए यूनिवर्सल सफ्रेज यानी वोट का अधिकार मांगने में फेल हुए। उनका फोकस मोस्टली एजुकेटेड एलीट तक सीमित रहा काउंसिल्स के मामले में। ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो कुछ सुधार मांगे होंगे डे टू डे गवर्नेंस में। हाँ बिल्कुल, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की उन्होंने मांग की। एक बहुत बड़ी मांग थी गवर्नमेंट सर्विस का इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन मतलब ज्यादा इंडियंस को सरकारी नौकरियों में लेना? एग्जैक्टली, हायर पोस्ट्स पर भी। इसके पीछे उन्होंने इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत कॉस्टली हैं, उनकी सैलरीज, पेंशन्स इंडिया पर बोझ है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए कि इंडियंस को अपनी कंट्री गवर्न करने का हक है, और मॉरल आर्ग्यूमेंट्स भी दिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गलत है। तो ये एक मेजर प्लैंक था उनका। और का क्या था? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की मांग। उस टाइम कलेक्टर के पास ही जुडिशियल पावर्स भी होती थी, जो कि गलत था।
सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात। जी। फिर उन्होंने ओप्रेसिव और इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की क्रिटिसिज्म की, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड जुडिशियल सिस्टम की आलोचना की, जिससे आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल था। फॉरेन पॉलिसी पर भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की जमकर क्रिटिसिज्म की, जैसे बर्मा का एनेक्सेशन हुआ, अफगानिस्तान में कैंपेन्स हुए। नेशनलिस्ट्स ने कहा कि ये ब्रिटेन के इंपीरियल इंटरेस्ट्स के लिए है, लेकिन इसका सारा बोझ, सारा खर्चा इंडियन ट्रेजरी पर पड़ता है। ये तो गलत था। बिल्कुल। उन्होंने मांग की कि ये पैसा इंडिया के वेलफेयर पर खर्च हो, हेल्थ पर, सैनिटेशन पर, एजुकेशन पर, इरिगेशन पर, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और इंडियंस जो बाहर रहते थे उनके लिए कुछ? हाँ, ये भी एक मुद्दा था। ब्रिटिश कॉलोनीज में, जैसे साउथ अफ्रीका में, जो इंडियन लेबरर्स थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। मॉडरेट्स ने उनके लिए बेटर ट्रीटमेंट की मांग उठाई। गांधी जी का शुरुआती काम साउथ अफ्रीका में इसी से जुड़ा था। राइट। और सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ये उनके कैंपेन का एक इंटीग्रल हिस्सा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इन सब सिविल लिबर्टीज को डिफेंड करना उनके लिए बहुत जरूरी था। जब भी सरकार प्रेस पर पाबंदी लगाती थी या किसी को सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट करती थी, तो कांग्रेस उसका विरोध करती थी। तिलक की अरेस्ट का एग्जाम्पल दिया है सोर्स में, 1897। हाँ, जब तिलक को 1897 में सेडिशन के लिए अरेस्ट किया गया तो उस पर पूरे देश में पब्लिक आउटरेज हुआ। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तो ये दिखाता है कि सिविल राइट्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो हमने उनके एम्स, मेथड्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिमांड सब पर बात कर ली। अब आते हैं इवैल्यूएशन पर। इन अर्ली नेशनलिस्ट्स, इन मॉडरेट्स का ओवरऑल असेसमेंट क्या है? उनका रोल कैसा रहा? देखिए, उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट था। उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म की नींव रखी। वो उस टाइम की मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे इंडिया में। प्रोग्रेसिव कैसे? काम करना चाहिए। उन्होंने नेशन होने की फीलिंग जगाई, जो पहले उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यूनिटी पर जोर दिया। हाँ, उन्होंने लोगों को पॉलिटिकल वर्क में ट्रेन किया। मॉडर्न आइडियाज जैसे डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, सेल्फ गवर्नमेंट, इनको पॉपुलराइज किया। उन्होंने कॉलोनियल रूल के असली एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को एक्सपोज किया, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ। उनका काम फैक्ट्स पर बेस्ड था, सेंटिमेंट्स में नहीं। बिल्कुल। उनका एनालिसिस इकोनॉमिक रियलिटीज पर बेस्ड था, ना कि सिर्फ इमोशनल अपील्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर। और उन्होंने ये बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ एस्टैब्लिश किया कि इंडिया पर रूल इंडियंस के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये बात कहना ही उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने आगे के मूवमेंट के लिए बेस तैयार किया। एक सॉलिड बेस तैयार किया, जो आगे चलकर मास बेस्ड मूवमेंट बना। उसकी जमीन इन्हीं लोगों ने तैयार की थी। उनके काम के बिना शायद आगे का स्ट्रगल इतना ऑर्गेनाइज्ड और आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाता। लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी। क्रिटिसिज्म्स क्या है? हाँ, लिमिटेशंस भी थीं। सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अपने डेमोक्रेटिक बेस को वाइडन नहीं कर पाए। उनका अपील लार्जली एजुकेटेड मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स तक सीमित रहा। वो मासेस तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। उतना नहीं। मासेस का रोल उनके पॉलिटिक्स में काफी पैसिव था। वो रेजोल्यूशंस पास करते थे, पिटिशंस भेजते थे, लेकिन मास मोबिलाइजेशन जैसे हड़ताल करना, बॉयकॉट करना, सिविल डिसोबीडियंस करना, ये सब उनके तरीके नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो डरते थे या उन्हें विश्वास नहीं था मासेस पर? शायद दोनों बातें थीं। मॉडरेट्स को जनरली मासेस की पॉलिटिकल कैपेसिटी में बहुत ज्यादा फेथ नहीं था। उन्हें लगता था कि इंडियन सोसाइटी अभी बहुत डिवाइडेड है, कास्ट में, रिलीजन में, और लोग अभी इग्नोरेंट हैं, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। तो उनका व्यू था कि पहले नेशन बनाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, फिर उन्हें पॉलिटिक्स में लाना होगा। कुछ ऐसी ही सोच थी। वो शायद ये नहीं समझ पाए कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन के थ्रू ही, कॉमन स्ट्रगल के थ्रू ही ये डाइवर्सिटी यूनाइट हो सकती है और लोग पॉलिटिकली मैच्योर हो सकते हैं। एक्शन से ही कॉन्शियसनेस आती है। और इस लैक ऑफ मास सपोर्ट का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि वो अथॉरिटीज के खिलाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मिलिटेंट पोजीशन नहीं ले पाए। उनकी बार्गेनिंग पावर कम थी क्योंकि पीछे मैस प्रेशर नहीं था। वो लार्जली गवर्नमेंट की गुडविल पर डिपेंडेंट थे। एक कोट है जस्टिस रानाडे का गोखले से, वो क्या था? हाँ, जस्टिस रानडे ने गोखले को कहा था कि ये जो काम है पॉलिटिकल एजुकेशन का, नेशन बिल्डिंग का,
ये कई सालों तक, शायद जेनरेशंस तक करना होगा, बिना इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए। पेशेंस रखना होगा। तो वो लॉन्ग गेम खेल रहे थे। बिल्कुल। और पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस के हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने भी मॉडरेट्स को फाउंडेशन कहा है, जिस पर आगे की सुपर स्ट्रक्चर यानी मास मूवमेंट बनी। लेकिन लाला लाजपत राय ने इसे अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट भी कहा था। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट का व्यू था कि मॉडरेट्स का अप्रोच बहुत कॉशियस है। वो ब्रिटिश से कंसेशंस लेने के लिए ज्यादा फोकस्ड हैं, एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो क्रिटिसिज्म भी थी। समझ गया। एक आखिरी सवाल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा था कांग्रेस के प्रति? शुरू में तो ह्यूम को सपोर्ट करने की बात थी, डफरिन की ब्लेसिंग्स। देखिए, शुरू से ही ब्रिटिश एटीट्यूड में एक सस्पिशन तो था ही। भले ही वो इन्वॉल्व थे, लेकिन वो कांग्रेस को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते थे। और ये एटीट्यूड बहुत जल्दी ओपनली हॉस्टाइल हो गया। कब से? खासकर 1887 के बाद, जब कांग्रेस ने डफरिन की एडवाइस मानने से मना कर दिया कि वो सिर्फ सोशल इश्यूज तक सीमित रहें, और जब उन्होंने कॉलोनियल रूल की क्रिटिसिज्म बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट का रवैया सख्त हो गया। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ओपनली कांग्रेस को कंडेम करना शुरू कर दिया। उन्हें सिडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबूज जैसे नाम दिए गए। डफरिन, जिन्होंने शुरू में अलेजिडली सपोर्ट किया था, उन्होंने ही कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा और बाद में फैक्ट्री ऑफ सिडिशन भी कहा। फैक्ट्री ऑफ सेडिशन? जी। फिर गवर्नमेंट ने कॉन्शियसली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने रिएक्शनरी एलिमेंट्स जैसे सर सैयद अहमद खान और उनके ग्रुप को एनकरेज किया कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोलें, ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़े। अच्छा, तो ये डिवाइड एंड रूल शुरू से ही था? बिल्कुल। नेशनलिस्ट्स को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश की गई, और फिर उन्होंने मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ यूज करने की कोशिश की। एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मॉडरेट्स को थोड़े कॉन्सेशंस, कैरेट देकर अपनी तरफ करना, और एक्सट्रीमिस्ट्स को सप्रेस करना, स्टिक। लेकिन क्या वो नेशनलिज्म को रोक पाए? नहीं, उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वो नेशनलिज्म की बढ़ती हुई लहर को रोक नहीं पाए। इनफैक्ट उनके सप्रेशन ने शायद उसे और बढ़ाया। लॉर्ड कर्जन, जो वाइसरॉय बने 1899 में, उन्होंने तो 1900 में लिखा था कि उनका सबसे बड़ा एम्बिशन है कांग्रेस को उसकी पीसफुल डिमाइस में असिस्ट करना। मतलब वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे? हाँ, लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और ही प्लान किया था। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, बल्कि और स्ट्रांग हुई। बिल्कुल। तो ये थी कहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन और उसके मॉडरेट फेज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर। उन्होंने नींव रखी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को ब्रिलियंटली एक्सपोज किया। लेकिन हाँ, उनका बेस लिमिटेड था और मास मोबिलाइजेशन अभी दूर था। इंडीड, उन्होंने फ्यूचर के लिए जमीन तैयार की। जैसा बिपिन चंद्र ने कहा, ये सीड टाइम था इंडियन नेशनलिज्म का, बीज बो दिए गए थे। सही बात है। और सुनने वाले के लिए एक थॉट छोड़ जाते हैं। जस्टिस रानाडे का वो पॉइंट याद कीजिए कि मॉडरेट्स का काम शायद सरकार से ज्यादा लोगों के लिए था, ताकि लोग इंडिपेंडेंटली सोचना सीखें, एनालाइज करना सीखें। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या मॉडरेट्स की फेलियर, यानी उनका इमीडिएट पॉलिटिकल गोल्स अचीव ना कर पाना, क्या वो वाकई एक फेलियर थी या वो एक जरूरी प्रोसेस का हिस्सा था? इस पर जरूर सोचिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्ते। नमस्ते।